कम्युनिस्ट चीन खुद को महान और गौरवशाली कहता है। आपने उनकी कुछ प्रचार पंक्तियां सुनी होंगी, लेकिन उन पर विश्वास न करें, वे झूठ बोल रहे हैं। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। आप वास्तव में चीन के बारे में क्या जानते हैं? यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यह महान दीवार का घर है और पांडा। लेकिन यह आज दुनिया के सबसे क्रूर कम्युनिस्ट शासन का भी घर है और यह प्रचार पर अरबों डॉलर खर्च करता है। प्रोपेगेंडा ने आप पर निशाना साधा। चीन के बारे में बहुत सी बातें जो लोग सोचते हैं कि वे जानते हैं, वास्तव में सच नहीं है। ये हैं 5 झूठ जो चीन ने दुनिया को बताए। झूठ नंबर 5, कम्युनिस्ट पार्टी ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ये बड़ा वाला है। कम्युनिस्ट पार्टी यह दावा करना पसंद करती है कि उसने 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। और एक बार जब उन्हें अपने झूठ को दोहराने के लिए विश्व बैंक जैसे समूह मिल जाते हैं तो यह आसान हो जाता है। अब चीन की सरकारी मीडिया झूठ को कायम रखने के लिए विश्व बैंक का हवाला दे सकती है। और यदि आप उन जगहों पर जाते हैं जहां चीनी शासन पर्यटकों को देखना चाहता है, तो आप सोच सकते हैं कि चीन वास्तव में एक समृद्ध देश है। लेकिन यह ज्यादातर प्रचार है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि आप बढ़िया प्रिंट नहीं पढ़ेंगे। निश्चित रूप से विश्व बैंक का कहना है कि चीन ने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, लेकिन वे गरीबी को $90 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं। तो अगर आप $1.91 कमाते हैं, बधाई हो, आपको गरीबी से बाहर निकाला गया है। आप केवल कमाए वाले माने जाते हैं। और प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार चीन में अभी भी लगभग 900 मिलियन लोग हैं जो कमाए वाले हैं। वे लोग जो $1.90 से अधिक लेकिन $10 से कम एक दिन कमाते हैं। वह एक दिन है, 1 घंटा नहीं, एक दिन। लेकिन चीन में चीजें अभी पहले की तुलना में बेहतर है ना? हाँ, हो सकता है। यह निर्भर करता है कि आप कितनी दूर जाते हैं। 200 साल पहले किंग राजवंश के दौरान चीन एक समृद्ध राष्ट्र था। लेकिन तब चीन को दशकों के युद्ध, किंग राजवंश के पतन, एक गृह युद्ध, एक जापानी आक्रमण और फिर अधिक गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। और 1949 में कम्युनिस्टों द्वारा गृह युद्ध जीतने के बाद उसके बाद माओ त्से-तुंग द्वारा पूरी तरह से तबाही मचाई गई। अध्यक्ष माओ ने सामूहिक खेती की, लाखों लोग भूखे मर गए। निजी व्यवसाय सभी लेकिन अवैध था। साम्यवाद ने लगभग सभी को गरीब बना दिया, अमीर कम्युनिस्ट अधिकारियों को छोड़कर माओ त्से-तुंग और दोस्तों की तरह। लेकिन माओ की मृत्यु के बाद भी यह कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी जिसने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। पार्टी ने पूरी सामूहिकता की बात का समर्थन किया। उन्होंने लोगों को वह करने की अनुमति दी जो वे साम्यवाद से पहले करते थे, फसल बेचना, व्यापार करना और अपना जीवन यापन करना। इसलिए करोड़ों चीनी लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला। लेकिन आर्थिक सुधार सामाजिक या राजनीतिक सुधार के साथ नहीं आया। यूनियन बनाने का कोई अधिकार नहीं होने के कारण लोगों को अक्सर कम मजदूरी के लिए सुरक्षित परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। और कम्युनिस्ट पार्टी का अभी भी चीन के हर एक व्यवसाय पर नियंत्रण है। इस बीच ताइवान स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश की स्थिति काफी बेहतर है। ताइवान की प्रति व्यक्ति जीडीपी चीन के मुकाबले 4 गुना है। तो अब जब आप किसी को यह कहते हुए सुनते हैं कि साम्यवाद ने चीन में लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, तो आप उन्हें बता सकते हैं यह झूठ है। और ब्रेक के बाद इधर उधर रहें क्योंकि बहुत अधिक झूठ है। झूठ नंबर 4, चीन एक विकासशील देश है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वे अभी भी दुनिया को उन्हें विकासशील देश के रूप में मान्यता देते हैं। निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी शिखी बघारेगी कि उन्होंने 800 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, लेकिन फिर वे कहेंगे कि चीन वास्तव में बहुत गरीब है और इसलिए वह हैंडआउट्स और रियायतों का हकदार है। उन्हें विश्व व्यापार संगठन को विशेष प्रावधान जो विकासशील देशों को विशेष अधिकार देते हैं सौंपने के लिए मिला। और वे विशेष प्रावधान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अमेरिका जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देते हैं। एक विकासशील देश के रूप में चीन को उच्च कीमत और निम्न गुणवत्ता वाले घरेलू प्रदाताओं के पक्ष में विदेशी कंपनियों के साथ भेदभाव करने की अनुमति है। अमेरिका को ऐसा करने की इजाजत नहीं है।
विश्व व्यापार संगठन अमेरिका जैसे विकसित देशों को विकासशील देशों के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और फिर हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियां चीनी सैन्य विश्वविद्यालयों के साथ काम करती हैं। यह देशद्रोह या मानवता के खिलाफ अपराधों का समर्थन नहीं है, वे ये सिर्फ एक विकासशील देश की मदद कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन के ये नियम उन देशों की मदद करने के लिए तैयार किए गए हैं जो वास्तव में गरीब और वंचित हैं। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका को छोड़कर हर एक विकसित देश की अर्थव्यवस्था से बड़ी है। लेकिन हाँ, चीन में बहुत सारे लोग हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा, उनमें से बहुत से लोग अभी भी बहुत गरीब हैं। तो क्या चीन एक विकासशील देश है? ये पता चला है कि विश्व व्यापार संगठन की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। सदस्य स्वयं घोषणा करते हैं कि वे विकसित हैं या विकासशील, और इसी तरह से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी व्यवस्था का खेल करती है। तो अगली बार जब कोई दावा करे कि चीन एक विकासशील देश है, तो आप उन्हें बता सकते हैं यह झूठ है। झूठ नंबर 3, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। यह वह है जिसे मैंने बहुत बार दोहराया है। आमतौर पर इस संदर्भ में आप चीन की आलोचना क्यों कर रहे हैं? चीन शांतिपूर्ण है। चीन ने कभी भी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, जैसे कि दुष्ट अमेरिकी साम्राज्यवादी, जो एक मूर्खतापूर्ण तर्क है, क्योंकि यह मानता है कि आप एक से अधिक देशों की आलोचना नहीं कर सकते। और मेरा विश्वास करो, मैं कर सकता हूं, लेकिन यह भी सच नहीं है। चीन पर नियंत्रण हासिल करने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने जो पहला काम किया वह था 1950 में तिब्बत पर आक्रमण करना। उस समय तिब्बत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई थी। फिर 1954 में और फिर 1958 में चीन ने ताइवान पर आक्रमण करने की कोशिश की। पहला और दूसरा क्रॉस स्ट्रेट संकट था। अमेरिका इसमें शामिल हो गया और यहां तक कि चीन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर भी विचार किया गया। 1962 में चीन ने भारत के इस हिस्से पर आक्रमण किया जिसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, यह दावा करते हुए कि यह वास्तव में चीनी क्षेत्र है। वह भारत चीन युद्ध की शुरुआत थी। 1979 में चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया और यह चीन के लिए भी उतना ही अच्छा रहा जितना उसने अमेरिका के लिए किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रिटेन को 1997 में पूरे हांगकांग को सौंपने के लिए मजबूर करने की धमकी भी दी, भले ही हांगकांग का मुख्य द्वीप पूरी तरह से यूके का था। हाल के दिनों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने दक्षिण चीन सागर के विवादित जल में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया है और उन पर मिसाइल लॉन्चर लगाने लगे, क्योंकि भले ही कई देश दक्षिण चीन सागर की सीमा से लगे हों, लेकिन चीन इस पर अपना दावा करता है। यह धीरे धीरे अपनी भूमि सीमाओं पर क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रखता है, जैसे कि वास्तव में भूटान के क्षेत्र में गांवों का निर्माण करना और भारत के साथ सीमा पर अधिक सैनिकों को तैनात करना। और आज भी चीन ताइवान पर बलपूर्वक आक्रमण करने की धमकी देता है। तो झूठ नंबर 2, फालुन गोंग एक दुष्ट पंथ है। आप एक आध्यात्मिक अभ्यास को क्या कहते हैं जिसमें लोग स्थिर खड़े रहते हैं और अभी भी बैठे हैं? चीनी योग। गलत। यह राज्य सत्ता के लिए एक खतरनाक खतरा है। अब फालुन गोंग एक बौद्ध दवाई ध्यान अभ्यास है जो 1990 के दशक के दौरान चीन में लोकप्रिय हो गया। 1999 में चीनी सरकार के अनुमानों ने इसे अभ्यास करने वाले 7100 मिलियन लोगों पर रखा, जिसका अर्थ यह होता कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की तुलना में अधिक लोग फालुन गोंग का अभ्यास कर रहे थे। तो फिर चीनी नेता जियांग जेमिन ने एक खूनी कार्रवाई शुरू की जो आज भी जारी है। लेकिन आप चीनी लोगों को अपने लाखों निर्दोष पड़ोसियों की भारी कार्रवाई के लिए कैसे राजी कर सकते हैं? लोगों को इनसे डराओ। सभी को बता दें कि फालुन गोंग एक दुष्ट पंथ है। उनके विश्वासों के बारे में झूठ का एक गुच्छा बनाओ, प्रचार वीडियो बनाएं और फिर विदेशी मीडिया को सेंसर करें जो कुछ भी अलग कहते हैं। अभिनेत्री और अधिकार कार्यकर्ता अनास्तासिया लिन के अनुसार आधिकारिक मीडिया ने फालुन गोंग और अमानवीय चिकित्सकों को बदनाम किया। मेरे जैसे छात्र नेताओं ने साथी छात्रों को नफरत फैलाने वाले प्रचार के लिए प्रेरित किया। सैकड़ों हजारों लोगों को कैद किया गया और उन्हें ईवरता नामक यातना की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जिसका उद्देश्य उन्हें अपने विश्वासों को त्यागना था। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो मेरा एपिसोड देखें कि फालुन गोंग क्या है और इसे क्यों सताया जाता है। लेकिन वैसे भी अगली बार जब कोई आपसे कहे कि फालुन गोंग एक दुष्ट पंथ है, तो आप उन्हें बता सकते हैं यही एक झूठ है। लेकिन यह झूठ सिर्फ फालुन गोंग के बारे में नहीं है। यह वही झूठ है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी समूह के खिलाफ इस्तेमाल करती है जिसे वे सताना चाहते हैं। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उइगरों को आतंकवादी कहती है,
वे तिब्बतियों को अलगाववादी कहते हैं और हांगकांग के प्रदर्शनकारी अलगाववादी। ये सब लोगों को इन समूहों से डराने के लिए है और यह दिखाने के लिए कि जब पार्टी उन्हें कैद करती है, प्रताड़ित करती है और मारती है तो पार्टी उचित होती है। और अंत में झूठ नंबर 1, कोरोना वायरस महामारी चीन की गलती नहीं है। यहाँ बहुत सारे झूठ हैं। यह जानना कठिन है कि कहां से शुरू करें, लेकिन चलिए मूल नाम से शुरू करते हैं। 2020 के जनवरी में चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया इसे बुला रहा था, क्या आपको याद है, वुहान वायरस। क्योंकि वुहान वही शहर है जहां सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। चीन ने भी झूठ बोला जब जब उन्हें कहा कि इसे रोका जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जब चीन के लिए चीजें नियंत्रण से बाहर होने लगी तो उन्होंने उस पर फिर से लगाम लगाने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसे वुहान वायरस कहना बंद कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं ये नस्लवादी है और इसके बजाय इसे कोविड-19 कहते हैं। और कोविड-19 कहीं से भी शुरू हो सकता था। और फिर वे दो गुने हो गए, एक कहानी को घुमाकर कि कोविड-19 वास्तव में अमेरिकी सेना द्वारा शुरू किया गया था और निश्चित रूप से वुहान में इस लैब द्वारा नहीं, जिसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है, जो विशेष रूप से इस बात पर शोध कर रहा था कि बैट कोरोनवीरस को मनुष्यों के लिए और अधिक घातक कैसे बनाया जाए। और हाँ, चीन ने प्रयोगशालाओं से कहा कि वह अपने सभी शुरुआती नमूनों को नष्ट कर दे, लेकिन वे कुछ छिपा नहीं रहे थे। यह जैव सुरक्षा कारणों के लिए किया गया था। प्रकोप से पहले के महीनों में प्रयोगशाला में क्या हो रहा था, यह अब वापस जाना और यह बताना असंभव है। ऐसा नहीं है कि यह मायने रखता है, क्योंकि चीनी राज्य मीडिया का कहना है कि चीन हमेशा कोविड-19 मूल अनुरेखण पर खुला और पारदर्शी रहा है। और सच कहूं तो चीन को दोष देने के लिए अमेरिका इसमें हेरफेर कर रहा है। लेकिन सबसे बुरा झूठ वह झूठ है जो चीनी अधिकारियों ने खुद से कहा था। क्या यह हमेशा सच नहीं होता? मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि कैसे दिसंबर 2019 में शुरू होने वाले प्रकोप के शुरुआती हफ्तों के दौरान चीनी अधिकारियों ने प्रकोप को कवर किया जानकारी को दबाने का विकल्प चुना ताकि पार्टी के सदस्यों को शर्मिंदा न किया जा सके। 25 दिनों के लिए वुहान और बीजिंग में अधिकारियों ने संक्रमण की सीमा को छुपाया या चेतावनियों पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। यदि उन्होंने इसे ढकने के बजाय कार्रवाई की होती तो वे एक वैश्विक महामारी को रोक सकते थे। लेकिन आप जानते हैं और फिर उसके बाद हुआ। ठीक है, उनके पास झूठ का ढेर लगाने के अलावा और क्या विकल्प था? तो ये हैं वो 5 झूठ जो चीन ने दुनिया को बताए। आपने पहले कितने सुना है? क्या आपने कभी उनमें से किसी को लेकर किसी से बहस की है? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। और आपके जाने से पहले मेरे लिए एक प्रशंसक के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। जो क्राउड फंडिंग वेबसाइटों पेट्रो या लोकल्स पर शो का समर्थन करता है, यूट्यूब हमारे सभी एपिसोड को काफी हद तक विमुद्रीकृत कर देता है। इसलिए अगर वे आप जैसे दर्शकों के समर्थन के लिए नहीं होते तो वे हमें वर्षों पहले व्यवसाय से बाहर कर देते। मुझे यहाँ नीचे से एक को पकड़ने दो। वाह, ये नवंबर 2019 से है। पता नहीं यह टोपी में कैसे आया, लेकिन ठीक है। लोगान पूछते हैं, अनुच्छेद 9 क्या है और यह अधिकारों का विरोधी बिल कैसे है? लोगान कुछ सेवानिवृत्त जनरल रॉबर्ट स्पेल्डिंग का जिक्र कर रहे हैं, जिसका उल्लेख मैंने उनके साथ एक साक्षात्कार में किया था। इसे आमतौर पर दस्तावेज संख्या 9 के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह 2013 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर प्रसारित एक लीक आंतरिक दस्तावेज है और यह वास्तव में अधिकारों का विरोधी बिल है। जबकि अधिकारों का बिल स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जिन्हें हम अक्सर हल्के में लेते हैं। दस्तावेज 9 मीडिया की स्वतंत्रता और न्यायिक स्वतंत्रता जैसी चीजों को खतरनाक पश्चिमी मूल्य कहते हैं, जिनके खिलाफ पार्टी को लड़ना है। यह लोकतंत्र और सार्वभौमिक मूल्यों जैसी चीजों को बेहद दुर्भावनापूर्ण कहता है। दूसरे शब्दों में, यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्वतंत्रता की घोषणा की तरह है, जिसमें स्पष्ट रूप से चीनी शासन को स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का दुश्मन बताया गया है।